1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, धीरे धीरे मेरे 8 से 9 एग्जाम निकले। इतना मैंने लेक्चर दिया। उसमें सबसे आपके लिए सबसे काम का चीज़ ये है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। साथियों नमस्कार। आज मैं यहाँ पर जोश टॉक के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें आप लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं कैसे क्रैक किए जाते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने 7 से 8 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और आगे मैं बात करूँगा कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करने हैं, आप लोग को तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन से एग्ज़ाम में क्या तरीका होता है पढ़ने का। तो इस टॉपिक पे हम अभी बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हरिओम मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बहराइच से बिलोंग करता हूँ। ग्राम पोस्ट रामपुरा है मेरा। और अभी मैं बात करूँगा कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान क्या क्या दिक्कतें सही, मैंने क्या क्या पढ़ाई किया, मेरा बैकग्राउंड क्या था। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपने चाइल्डहुड से। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, जो मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है, जो कि आप लोग जानते होंगे, जो उत्तर प्रदेश के होंगे उनको पता होगा कि एक प्राथमिक विद्यालय होता है जिसको लोग प्राइमरी स्कूल के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी स्कूल में क्या होता है कि वहाँ पे मतलब पढ़ाई जो स्टार्टिंग से लेकर के 5th तक जो है वहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। और 5th तक जो पढ़ाई होती है प्योर हिंदी मीडियम से होती है। हिंदी मीडियम का कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इंग्लिश को लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था उस समय हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की जाती थी और इंग्लिश मीडियम का कोई स्टार्टिंग कोई फ्लो कुछ चलता ही नहीं था। तो मेरी जो पढ़ाई हुई प्राथमिक विद्यालय रामपुरवा डिस्ट्रिक्ट रामपुरवा ग्राम से हुई है, जो कि वहाँ पर 0 से 5th तक की मैंने क्लासेज किया है। और उसके बाद मेरी पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज रामपुरवा बहराइच से हुई है, जो कि 6 से लेकर के 12th तक की मैंने पढ़ाई किया है। 12th तक की पढ़ाई के बाद मैंने जो है कानपुर यूनिवर्सिटी से BSc किया है। तो अभी मैं आपको अपनी जर्नी में 6 से लेकर के 12th तक की बात करता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, 6, 7 से लेकर के 10 तक की पढ़ाई मैंने राजकीय इंटर कॉलेज रामपुरवा से जो पढ़ाई किया वो मेरा मीडियम हिंदी था। वहाँ पे मैंने आर्ट, साइंस, इंग्लिश सब्जेक्ट से मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने 11th और 12th की पढ़ाई बलभद्र सिंह इंटर कॉलेज एरिया से किया। एरिया जो है घर से मतलब काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी लंबी दूरी पे है, 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ मैं साइकिल से डेली आता जाता था और वहाँ मैं पढ़ाई करता था। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने 10th पास आउट किया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इंटर में 11th और 12th में बायो से पढ़ना है। बायो का पढ़ने का मतलब ये था कि मैंने सोचा था कि बायो में मुझे मतलब डॉक्टर बनने का एक सपना था, वो मेरा पूरा होगा। लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि 11th मेरे जो फैमिली के मदर फादर थे, दादाजी थे, उन्होंने मेरा एडमिशन जो है 11th में आर्ट साइड करा दिया। आर्ट साइड में क्या आपको समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको मैं कभी पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि 10th लेवल तक की जो पढ़ाई थी और सरकारी स्कूल में आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई मतलब बहुत ही नाम मात्र की होती, बहुत ही कम पढ़ाई होती है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट बहुत होते हैं और टीचर बहुत ही कम होते हैं। टीचर बहुत कम होने का मतलब जब स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, टीचर इतने से होंगे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई का आपको जब फैकल्टी को टाइम नहीं मिलेगा तो आपको कैसे पढ़ाएगा। पढ़ाने का सेंस है कि पर्याप्त टीचर होने चाहिए, स्टूडेंट लिमिटेड होने चाहिए, तब आपकी पढ़ाई होगी। लेकिन जो मेरी बेसिक एजुकेशन जो हुई 10th तक की मैंने जो पढ़ाई किया, उससे मेरी हिंदी जो है मतलब हिंदी मेरी काफ़ी अच्छी थी। तो मतलब जब होता था कि मैं हिंदी में मेरा एस्से राइटिंग होती थी, तो एस्से राइटिंग में मुझे ये लगता था कि यार सबसे बेस्ट एस्से तो मेरा ही होता है पूरे क्लासेज में। और उसका कहने का मतलब ये था कि जैसे क्लास में 50 लोग थे, तो 50 लोगों में जब एस्से राइटिंग कोई, उसको हम लोग बोलते हैं निबंध प्रतियोगिता। तो निबंध प्रतियोगिता जब कोई टॉपिक दिया जाता तो उस टॉपिक के बारे में जब मुझे लिखना होता था तो मैं पूरी कॉपी भर देता था। और उसको सोच समझ के, क्योंकि कॉपी भरने का मतलब ये मेरा सेंस है कि आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे, मान लीजिए अभी रिसेंटली कोविड आया हुआ था, तो आप कोविड का टॉपिक उठाएंगे तो कोविड के बारे में कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसके जो है क्या क्या परिणाम रहे, इसको कैसे कंट्रोल किया गया, इससे क्या क्या बचाव के जो है नियम है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जैसे कोई भी टॉपिक होता था उस पर मैं लिखता था। जब मैंने 10th किया तो 10th में मेरा सेंटर गया हुआ था मेरे गांव के पास ही, एक सिकंदरपुर गांव पड़ता है लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे मेरा सेंटर गया, मेरे जो है कॉलेज के लगभग 50 से 60 लोगों का सेंटर गया हुआ था। जब वहाँ सेंटर पे मैं पेपर दे रहा था तो मुझे लग रहा था कि 10th के पेपर में कि मतलब एक क्या पूछा गया, मुझे तो कुछ आता नहीं है। लेकिन मेरी ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये कहानी पूरे क्लास की थी। क्लास की सीन मतलब आप समझ सकते हो कि जो 50-60 लोग में मैं अपने कॉलेज में सेकेंड टॉपर था। और मेरे अगर आप मार्क्स पूछेंगे तो मार्क्स मेरे 48.6% थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसका 50% नहीं था 10th में, वो आज 7-8 एग्जाम क्रैक करके यहाँ इस पोडियम पे खड़ा हुआ है, तो इससे ज़्यादा आप क्या समझ सकते हो। मुझे तो लगता है आप लोग जो
वनडे की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उसमें सबका मुझसे ज़्यादा मार्क्स होगा और आप लोग मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं जब 10th का मेरा पेपर हुआ, पेपर देने के बाद मेरा रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में क्या हुआ कि जब मार्क्स चेक होते हैं तो गाँव का मैं रहने वाला था, तो गाँव में क्या होता है उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता, 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेट न होने के कारण हम लोगों को बाहर से फ़ोन करके साइबर कैफ़े से रिजल्ट दिखवाना पड़ता था। तो रिजल्ट दिखवाने के लिए मेरे साथ क्या हुआ कि मैं लोगों को कॉल कर रहा हूँ कि भैया मेरा रिजल्ट चेक करा दो, भैया मेरा रिजल्ट चेक करा दो, लेकिन कोई जल्दी मिलता नहीं था। फिर मैंने किसी तरीके से रिजल्ट चेक कराया, तो मुझे पता चला कि जो सेकंड टॉपर था वो 322 नंबर था, 322 या 316, ये मैं कन्फ्यूज हूँ, और मेरा 292 नंबर था 600 में। तो मेरा मतलब इतना ज़्यादा कम मार्क्स। फिर मैंने लोगों की जब पता करने मार्क्स चालू किए तो पता चला मैं सेकंड टॉपर हूँ। दूसरी चीज़ कि जो वनडे एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, वनडे एग्ज़ाम में मैथ का एक रोल बहुत ज़्यादा होता है और इंग्लिश का। मैथ में मेरे 32 मार्क्स से 1 नंबर ग्रेस लगा हुआ था जब मैं पास हुआ था। अब आप लोग समझ सकते हो कि 32 वाला बंदा अगर एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकता है, बैंक एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है और एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। अब बात आती है 11th और 12th की। 11th में मैंने कैसे भी करके आर्ट साइड से पढ़ाई किया, लेकिन मेरे अंदर का जो डॉक्टर बनने का सपना था वो अधूरा था। तो मैंने 11th करने के बाद फिर से जब इनरोलमेंट होते हैं कॉलेज में बोर्ड के 12th के, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने चेंज करा दिया, बायो करा दिया आर्ट से लेकर के। मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान हुए कि 1 साल तुमने आर्ट साइड पढ़ा, अब 1 साल बायो साइंस कैसे पढ़ोगे। लेकिन उसका फ़र्क ये नहीं था कि मैं आर्ट से साइंस पढ़ रहा हूँ, मतलब ये था कि मुझे मेरे अंदर जो डॉक्टर बनने का वो था, खौफ वो अंदर से एकदम जग रहा था। मुझे अंदर से लग रहा था कि आग जैसे होता ना बॉडी में लग जाती है कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है। मैंने फिर बायो कराया, बायो के बाद मैंने पढ़ाई किया और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया बोर्ड का। बोर्ड के एग्ज़ाम में हाल ये था कि जो बंदा 2 साल पढ़ रहा है 11th और 12th बायो से, उसका क्या हुआ कि जो 2 साल पढ़ने के बाद उसका स्कोर आ रहा 50%, 40%, 35%। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 1 साल पढ़ाई किया था, मेरा 66 पॉइंट समथिंग जो है मेरा रिजल्ट आया, और जिसमें मेरे सबसे अच्छे स्कोर जो बायो में ही थे। तो आप लोग समझ सकते हो कि 1 साल पढ़ करके अगर हम 60%, 65% ला सकते हैं, तो आप लोग 2 साल पढ़ करके इंटर में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, और ऐसा कुछ टफ नहीं है कोई भी एग्ज़ाम निकालना। हम बात करेंगे जब 12th का मेरा रिजल्ट आया उसके बाद मेरी पढ़ाई कैसे स्टार्ट हुई, मैं कंपटीशन फील्ड में कैसे आया, कैसे क्या हुआ। तो उसमें कंपटीशन फील्ड में आने का मतलब यह था, मेरा इंटर का रिजल्ट आ चुका था। फिर मेरे रिलेटिव अंकल जी रहते हैं औरैया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यूपी में पड़ता है। वो वहाँ पर श्री गोपाल इंटर कॉलेज है, वहाँ पे वो लेक्चरर हैं। तो वो मेरे रिलेटिव थे दूर के, मेरी दादी जी के भतीज लगते थे, वो घर पे आए हुए थे। उनके लड़के का भी सेम ईयर में 12th का रिजल्ट आया था, वो भी पास आउट हुआ था। तो फिर उनको ये लगा कि घर पर जब वो आए तो बातचीत होने लगी, तो मेरे बाबा जी ने कहा कि ये क्या करेगा, इसको तो कुछ आता नहीं है। और लोग जो दादी पापा चाचा लोग कहें कि मतलब ये क्या पढ़ेगा, तो हिंदी मीडियम से था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पढ़ाई के साथ जो है क्या क्या चीज़ें मैंने किया, क्या उनसे जॉब किया, कैसे क्या चीज़ें मैंने मैनेज की। तो मैंने जब 12th तक की पढ़ाई किया, उसके बाद जो मैंने बताया भी कि मेरे अंकल जी आए हुए थे गाँव में, जो कि हमारे दादी जी के भतीज थे। उन्होंने मुझे ये बताया, बाबा जी से मेरे बात किया कि मैं इसका एक लड़के का टेस्ट लेता हूँ, अगर टेस्ट में पास हो जाता है तो मैं बताऊँगा कि इसको आगे क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने मुझसे 10-12 क्वेश्चन पूछे, मैंने लगभग 8-9 के आंसर दिए। फिर उन्होंने मेरे दादाजी से ये बोला कि ये तो पढ़ने में बहुत तेज़ है, बहुत कुछ कर सकता है। फिर मेरा एडमिशन उन्होंने अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर मनोरमा महाविद्यालय पड़ता है औरैया में, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, कानपुर यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में है। तो वहाँ से मेरा बीएससी का एडमिशन करा दिया, बीएससी जूलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी से। इसके बाद मैंने क्या किया, जब मेरा एडमिशन हो गया जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी से बीएससी का, फिर मैंने वहाँ से 1 साल लगभग पढ़ाई किया। उसके बाद मैं जो है बुक वगैरह लेकर के आ गया, क्योंकि लखनऊ और बहराइच से मतलब दूर औरैया में रहने के लिए काफ़ी डिस्टेंस और काफ़ी मतलब पैसा खर्च होता है, और रिलेटिव हो या फ्रेंड हो किसी के यहाँ भी एक लंबे टाइम तक रुकना अच्छा नहीं लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, यही आप लोग भी मानेंगे। आजकल तो मतलब ये कि लोग किसी के यहाँ 2 दिन नहीं रुकना चाहते हैं, वो तो सालों की बात अलग हुआ करती थी। तो मेरा बीएससी में एडमिशन हो गया, 1 साल मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद मैं पढ़ता गया, फिर मैं अंकल जी के घर पे ही था औरैया में ही। तो बीटीआर का एक फॉर्म आता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप लोग जानते होंगे, जो कि जो है रक्षा मंत्रालय की होती हैं। वहाँ पे जो मिसाइलें और बंदूकें और उनके जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, वर्दियाँ वगैरह, ड्रेस वगैरह, तो उसमें क्या अप्रेंटिस का फॉर्म। तो उन्होंने मुझे बीटीआर की एक बुक दिखाई, बोले बीटीआर का फॉर्म भरो, 12th पास आउट की क्वालिफिकेशन होती है, और उसके बाद आप क्या करोगे कि जब आप बीटीआर आप कर लोगे तो आपकी लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद आपको जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। हमने कहा जॉब में पैसा कितना मिलेगा, वो 20 से 22 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होगी।
मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। फिर जब उन्होंने बुक उसके देखी तो उसमें एक रीजनिंग का था, तो मुझे रीजनिंग का आर नहीं पता था कि होता क्या है। फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि रीजनिंग जो है तर्क शक्ति है, इसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग जैसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन और सिलॉग जैसे टॉपिक इसमें होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कहने के लिए रीजनिंग टफ था, लेकिन जब मैंने उसको सॉल्व किया, मैंने पढ़ाई किया तो बहुत ही आसान था। तो फिर मैंने जब रीजनिंग और उसका बुक देखा, सिलेबस रीजनिंग का सिलेबस देखा, मैथ इंग्लिश का जीएस का सिलेबस देखा, तो वहाँ से मुझे लगा हाँ ठीक है मैं कुछ करूँगा। फिर मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में मैंने तैयारी की बीएससी की पढ़ाई के साथ साथ। के बाद मैंने एमबीए के बारे में थोड़ा सोचा, तो जो मेरे अंकल जी थे जिनके बारे में अभी बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि यूपीटीयू एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दो आप, या कैट का एग्ज़ाम दो, आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, गलगोटिया मिलेगा, पीएसआईटी मिलेगा, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जेएलआई यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ से अगर आप कर लोगे एमबीए तो आपका एक फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो मेरे एक अंकल हैं जो कि एमसीए किए हुए थे, उस समय कुवैत में वो वर्किंग थे, तो मुझे मोटिवेशन ये मिला कि अगर वो एमसीए करके मैंने 3-4 लाख रुपए कमा रहा है तो यही लाइफ मेरी भी होगी अगर मैं एमबीए कर लूँगा। मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम में वो चीज़, वो स्कोप खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय एमसीए की वैल्यू ज़्यादा थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और एमबीए वालों की भी वैल्यू उस समय थी, लेकिन धीरे धीरे स्कोप घटता गया, क्योंकि आजकल पढ़ाई नहीं होती थी। आजकल ऐसे इंस्टीट्यूट हो गए, आप एडमिशन फीस दे दो, जाकर के एडमिशन हो जाता है, आपको कॉलेज जाना नहीं है, आपको डिग्री मिल जाएगी, तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आजकल चाहिए जो आपको नॉलेज चाहिए, आजकल नॉलेज देखा जाता है। तो मैंने एमबीए में तैयारी करने के लिए मैंने सोचा, फिर मैंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल की। वहाँ से मैंने एंट्रेंस दिया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया एमबीए में, जो कि एमबीए में मेरा एचआर और मार्केटिंग से था। एमबीए के दौरान वहाँ पे इंटर्नशिप होती है, क्योंकि हर सेमेस्टर में 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन किया वोडाफोन में। वोडाफोन में मैंने जॉब किया 3 से 4 महीने इंटर्नशिप, वो पेड इंटर्नशिप होती है, 10 से 12 हज़ार रुपये महीने मुझे मिलते थे। तो मैंने वहाँ क्या सीखा कि मतलब इतना ज़्यादा वर्कलोड, इतना ज़्यादा टारगेट, पैसा बहुत ही कम। आपको सुबह 9 बजे बुला लेंगे, नाम है इंटर्नशिप का, और काम मतलब आपको 7 बजे तक, 6 बजे आप ऑफिस आओगे, ऑफिस के बाद वहाँ ब्रीफिंग रखेंगे, ब्रीफिंग के बाद आपको रिपोर्ट देनी कि आपने क्या किया पूरा दिन, आपने कैसे बिजनेस किया, क्या किया, क्योंकि वो बोलते थे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर आपके इंटर्नशिप में आपका रिजल्ट नहीं आया। मैंने 3-4 महीने जॉब किया इंटर्नशिप के रूप में। इंटर्नशिप में मुझे ये देखने को मिला कि मुझे रात में जो है ना सपने आते हैं कि मुझे टारगेट पूरा करना है कल का, टारगेट नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मुझे सुबह गाली सुनने को मिलेगी। गाली सुनने की क्या, 12 से 15 लोग की टीम होती थी, उसमें 2-4 लेडीज होती, 2-4 जेंट्स होते, तो मुझे लगता था यार इन लोगों के सामने, लेडीज़ों के सामने मुझे गाली पड़ेगी, मेरे साथ क्या होगा, आप लोग समझ सकते हो। तो मतलब मेरे दिमाग में होता कि मुझे कुछ और करना है। मैंने इंटर्नशिप फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी किया, वहीं से मेरे अंदर जो है दिमाग में आया कि मुझे अब कुछ अलग करना है। अलग करने का सीन आप समझ सकते हो कि फिर मैंने एमबीए के साथ साथ, जब मेरा एमबीए कंप्लीट हो रहा था, फिर मैंने क्या किया, मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। पहला जो मेरा एग्ज़ाम था वो मेरा बीएसएनएल में था, सुपरवाइज़र का था, जो कि बिहार में टेलीकॉम रेगुलेटरी जो है वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था सुपरवाइज़र में। सुपरवाइज़र की जॉब मैंने बिहार में था, पटना में, तो मुझे लगा इतनी दूर रह करके मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर निकला नहीं था, तो मैंने वो जॉब चेंज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आईबीपीएस नया नया आया हुआ था, आईबीपीएस में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क 2 एग्जाम होते थे। क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट से जानते हैं और पीओ को जो है ऑफिसर स्केल 1 से जानते हैं। मैंने आरआरबी का जो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मैंने क्वालिफाई किया असिस्टेंट का, उसमें मेरे उस समय 250 नंबर का पेपर हुआ करता था, मेरा स्कोर आया 168, 168 नंबर आया, आज भी मुझे याद है। तो जब मेरा रिजल्ट आया था, मार्क्स आए थे, तो मैं मोहल्ले में जाता था, मैं अलीगंज में रहता था रेंट पे, तो मुझे मोहल्ले के जो तैयारी वाले लड़के होते थे मुझे मिलते थे, भैया कैसे पढ़ाई करते मुझे बता दो। आज की डेट में वो जो मुझसे पूछते थे कि कैसे तैयारी करते हो भैया बता दो, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैं किसी नई जगह जाता हूँ, वहाँ के लोग मिलने वाले मुझसे मिलते हैं, मुझे पूछते हैं कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। फिर सिलेक्शन धीरे धीरे लेते लेते आज वो मेरे बेस्ट फ्रेंड सर्कल में है। मेरा पहला एग्जाम जो ये निकला बीएसएनएल का, दूसरा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क निकला, इसके बाद ऑफिसर स्केल 1 का भी आईबीपीएस का निकला। मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया। लोग कहेंगे कि तुम मूर्ख थे, तुमने जॉब क्यों नहीं ज्वाइन किया, तुम झूठ बोल रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। इससे मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कि मैं लगा था, मुझे लग रहा था कि अगर आज मेरा ये एग्जाम निकल रहा है, 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, धीरे धीरे मेरे 8 से 9 एग्जाम निकले। तो मैंने आईबीपीएस इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि मुझे लगता था कि मैं गाँव में इसमें पोस्टिंग होगी। आरआरबी में रीजनल रूरल बैंक होते हैं, तो इसमें गाँव में पोस्टिंग होती है। फिर मैंने वो चेंज कर दिया। वो चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, आईबीपीएस मैंने नहीं ज्वाइन किया, छोड़ दिया। फिर मेरा एसबीआई क्लरिकल में सिलेक्शन होता है, एसबीआई क्लर्क में बिजनेस एसोसिएट बोलते हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ का होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस, जिसको पीजीडीबीएफ से ना जानते हैं, वहाँ भी मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया
कि जो है एसबीआई क्लर्क में मेरी पोस्टिंग एलएचओ में होनी थी, लखनऊ हेडक्वार्टर में, लखनऊ हेड ऑफिस उसको बोलते हैं एलएचओ को। मैंने वहाँ विजिट किया सेम डे जब ज्वाइनिंग होनी थी। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं कराया। मैं गया, मैंने वहाँ का इन्वायरमेंट देखा। इन्वायरमेंट में मुझे ये लगा कि जो सीनियर है वो सब अपने जूनियर से काम करा रहे हैं। सैलरी केवल आपको 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये में क्या होगा? हम मेहनत जब उतनी करेंगे, दिन रात एक करेंगे, तो 20,000 रुपये में होगा तो कुछ नहीं। चलो कुछ और अच्छा तैयारी करते हैं। मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। उसके 4-6 दिन बाद मेरा रिजल्ट आ गया था बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ का, उसमें मेरा हो गया। मैं गया बेंगलोर, मैंने 8 महीने की ट्रेनिंग किया बड़ौदा मणिपाल यूनिवर्सिटी से। वहाँ से मैंने पीजीडीबीएफ का, उसके बाद मैं आ गया एमजी मार्ग में। जब मेरा ट्रांसफ़र किया गया 1-2 महीने, वहाँ के ब्रांच हेड जो थे उनका काम था वो मेंटली टॉर्चर करना। वो आपको, मैं ब्रांच जा रहा हूँ, मुझे बाहर भेज रहे हैं फील्ड पे, आप जाके करंट अकाउंट लेकर के आओ, सेविंग अकाउंट लेकर के आओ। कोई सब्जी की दुकान नहीं कि मैं वहाँ से पकड़ करके उठा करके ले आया कि हाँ ये लीजिए करंट अकाउंट, ये लीजिए सेविंग अकाउंट। आपको क्वालिटी अकाउंट का आजकल नया एक सीन आ गया। 25,000 से आपको अकाउंट खोलना है सेविंग अकाउंट, 50,000 1 लाख से आपको प्रीमियम करंट अकाउंट खोलना है। भाई मेरे घर की नहीं है ना खेती कि मैं उठा लाया, मैं पकड़ लाया, मेरा सब हो जाएगा। भाई आपको मेहनत करनी है। आप अपने जो आप पे कस्टमर है उनको आप बेस बनाइए, आप उनसे डेटा लीजिए। आप कस्टमर सर्विस अच्छी देंगे, कस्टमर खुद आपके पास भाग के आएगा कि मुझे जो है करंट अकाउंट खुलवाना। सर एक मेरे पड़ोसी हैं, एक इनकी शॉप नहीं खुली, इनका करंट अकाउंट खोल दीजिए। क्योंकि वो चीज़ तो आप बिजनेस आपके उससे क्वालिटी आप सर्विस के ऊपर होती है। मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से दूसरी ब्रांच कर दिया जाता है, क्योंकि रोटेशन होती, बैंक की पॉलिसी होती है, एक ब्रांच में आप 3 साल रह सकते हैं मैक्सिमम, जो कि अगर आप ऑफिसर कैडर में हैं। मुझे वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र कुर्सी रोड होता है। कुर्सी रोड जो कि लखनऊ के गुडम्बा थाने के पास ब्रांच होती है, वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने जॉब किया। वहाँ पे मुझे ब्रांच हेड मेरे बहुत ही अच्छे थे, वो मुझे मोटिवेट करते थे। वहाँ के मेरे कलीग थे, वो भी मतलब बहुत अच्छे, मतलब तैयारी करते थे और मुझे मोटिवेट भी करते थे। तो उन्होंने उनसे मैंने ये सीखा कि मुझे कुछ करना है। तो वो लोग भी यूपी पीसीएस की तैयारी करते थे, कोई एसएससी की करता था। मैंने भी कहा मैं भी एसएससी की करूँगा, तो मैं भी एसएससी की तैयारी कर रहा था। मैंने जो है सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2020 में जो मैंने दिया, 20 में मैं प्री दिया, मेंस दिया। उस समय डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, एस्से राइटिंग, वो भी मैंने दिया, सब कुछ दिया। मैं फाइनल मेरिट से 2 नंबर से रह गया, फेल हो गया। फिर उसके जब रिजल्ट आया उसके 10 दिन बाद 2021 सीजीएल का पेपर था प्रीलिम्स का, मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टेंशन में था, डिमोरलाइज था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं जो है फिर से सीजीएल को दे पाऊंगा, क्योंकि मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था। फिर मैंने तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी। सीजीएल 2022 मैंने दिया, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उस समय डिस्क्रिप्टिव हट चुका था, प्रीलिम्स और मेंस था। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का था और मेंस के बेस से मेरिट बनती थी। वहाँ मुझे पीएसए मिला, पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट इन इंडिया पोस्ट। फिर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं बैंक में था, मैंने एक्सटेंशन ले रखा था, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन बहुत ही अच्छी है कि अगर आप किसी जॉब में हैं और आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 3-3 महीने के मैक्सिमम 6 महीने तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। मैंने एक्सटेंशन लिया, मुझे जीपीओ मुंबई मिला हुआ था, अलॉट हुआ था, मैंने नहीं ज्वाइन किया। उसके बाद मैं बैंक में करता रहा तैयारी, सीजीएल 2023 की करता रहा। सीजीएल मैंने 2023 दिया, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया। फिर मेंस दिया, मेंस भी मुझे लगता था कि मुझे एमईए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे एएसओ इन एमईए मिला। तो एमईए मिला तो मुझे ये लगा, मैं मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे एमईए मिला है। वो दिन था जब रिजल्ट आया हुआ था, उस समय मैं गया हुआ था गोरखपुर, मेरा एक फ्रेंड है उसकी शादी में। वहाँ पे मैं डिनर भी नहीं किया था, लगभग रात के 11 बज रहे थे, 12 लगभग। उस टाइम रिजल्ट आता है, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आया, एसएससी सीजीएल 2023 फाइनल रिजल्ट। मैं वहाँ से साइड होकर के पीडीएफ खोलता हूँ, उसमें 3 पीडीएफ आई हुई थी। तीनों पीडीएफ में एक AAO जैसे की होती है, उसको मैंने खोला, उसको देखा, उसमें नाम नहीं, मुझे पता नहीं था कि मतलब किस लिस्ट में नाम होगा। जब मैंने उसमें देखा नहीं था, दूसरे में देखा नहीं, तीसरे में मैंने सर्च किया तो उसमें लिखा नाम क्या गया, B06। B06 का मीन्स होता है एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मुझे जब B06 का अलॉट हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने पहले तो उस फ्रेंड को जाकर के बोला कि भाई तेरी शादी में मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है, मुझे जॉब मिली है, मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुम्हारी शादी के दिन मुझे जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था, मुझे गिफ्ट मिला है। वहाँ से मेरी शुरुआत होती है एक नए सफ़र की। फिर मैंने घर आकर के मैंने बताया घर पे सबको, घर पे मैंने रात में फ़ोन किया, पेरेंट्स काफ़ी खुश हुए। तो मतलब वहाँ मुझे ये लगा कि चलो अब मुझे बैंक छोड़ना है। फिर मैंने आकर के घर पे कुछ दिन बताया, मैंने घर पे बातें की, चर्चा की कि मुझे जॉब छोड़ना है, क्या करना है। सब लोग बोले बैंक में तुम्हारी सैलरी 1,10,000 1 लाख रुपए हो गई, तुम यहाँ छोड़ के वहाँ जाओगे, दिल्ली रहोगे, रेंट दोगे, पैसा आपके पास कम मिलेगा, क्या आप बचाओगे, क्या खाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे जितना टाइम आता था मैंने रिजाइन बैंक को किया। 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। नोटिस पीरियड के दिन हर एक दिन मेरे मन में ये आता था कि मैं क्या करूं, बैंक छोड़ूं या एसएससी ज्वाइन करूं, बैंक छोड़ूं या एसएससी ज्वाइन करूं। जिससे मैं पूछूं सब बोले तू पागल हो गया है, एसएससी नहीं ज्वाइन करेगा, इससे अच्छा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आप आईएफएस कैडर में आ जाएंगे।
फिर मेरे मन में डाउट बनता रहा कि मैं ज्वाइन करूं। जब लास्ट डे था मेरा रिलीविंग का, उसके एक दिन पहले मैंने सोचा कि मैं लाइए रिवर्सल ले लेता हूं रेजिग्नेशन, मैं नहीं ज्वाइन करता हूं। लेकिन मेरे अंदर से नहीं था, ये मेरे ऊपर से था कि मैं करूँ या ना करूँ। मेरे ऑफिस वाले बोले रिजाइन कर दो, सब लोग बोले रिजाइन कर दो। फिर मैंने क्या हुआ, घर पे आया, मैं फैमिली से बातचीत करने लगा कि मन में इतना डाउट हुआ, फिर भगवान के ऊपर आ गए। सब लोग ऊपर वाले से ही मानते हैं। ऊपर वाले से क्या हुआ कि मैंने 2 पर्ची बनाई, एक में बैंक लिखा, एक में एमईए लिखा, दोनों मंदिर में रख दिया। फिर उसमें से एक पर्ची सब लोगों ने बोला कि ये पर्ची उठाओ, इसमें जो लिखा होगा वो करना। मैंने पर्ची उठाई, उसमें भी एमईए लिखा। हमने कहा आप भगवान भी चाहते हैं कि मैं एमईए में जाऊं और लोगों को गाइड करूं और आगे जो है कुछ अच्छा करूं अपने लिए भी, देश के लिए भी। क्योंकि एमईए में एक ऐसी जॉब है कि हम फॉरेन में रह करके अपने नेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए काम करेंगे, न कि हम अपने लिए काम करेंगे। पब्लिक डीलिंग जो बैंक में थी वो भी अच्छी थी, ऐसा नहीं, वो भी हम देश के लिए काम कर रहे थे, लेकिन हम देश के लिए एक देश के अंदर काम करते हैं। वहाँ हम अब्रॉड जाएंगे, वो भी गवर्नमेंट के पैसे से जाएंगी, गवर्नमेंट मुझे रहना देगी, खाना देगी, मुझे सारी चीज़ें व्यवस्था गवर्नमेंट देगी। मैंने फिर एमईए ज्वाइन कर लिया। एमईए ज्वाइन किया, यहाँ पे आया, यहाँ मुझे बहुत सुकून मिला। फिर मुझे वो दिन याद आने लगे कि जब मैं बैंक में था। बैंक में क्या होता था, डेली के टारगेट, आपको मोबाइल बैंकिंग 20 कराने हैं, आपको करंट अकाउंट 10 खुलवाने हैं 20 में, आपको सेविंग अकाउंट डेली 25 खोलना है, 25 में 5 अकाउंट आपको क्वालिटी अकाउंट खोलना है। फिर वही चीज़ें याद आई कि भाई क्वालिटी अकाउंट मैं कहाँ से उठा के लाऊँ, मैं कहाँ से पकड़ के लाऊँ। मोबाइल बैंकिंग नहीं होगा 20 आपका ब्रांच का डेंड नहीं लगेगा, डेंड आप क्लोजिंग कर नहीं सकते, आप घर जा नहीं सकते। लोगों को जोनल ऑफिस बुला लिया जाता था, 9 बजे आप आओ। मैं तो था, लेडीज़ें थी ब्रांच में जो मेरे साथ काम करती थी, अभी मेरी कलीग हैं, बहुत सारी लेडीज़ें हैं जिनको आज की डेट में जो है 8 टारगेट नहीं पूरा हुआ, 8-9 बजे जोनल ऑफिस बुला लिया जाता, मीटिंग कर ली जाती है। इसका क्या मतलब है, आप क्वालिटी सुधारो, अपने बिजनेस सर्विस आप अच्छा दो, आपको बिजनेस ऐसे मिलेगा। तो ये सीन था वहाँ पर टारगेट का, जो कि मैं डेली शाम को, मैं गार्डनिंग का मुझे शौक है, तो मैं पेड़ में पानी डालने जाता था। तो मेरे दिन में डेली मतलब शाम को मुझे याद आता कि मुझे बैंक छोड़ना, यहाँ निकलना। तो जब मेरा सीजन में हो गया, वही रिजाइन के टाइम में डेली सोचता था क्या करूँगा। फिर जब टारगेट वाली बात मुझे याद आती थी, जब मैं यहाँ आया तो मुझे और लगा कि यार वहाँ तो मैं फंस गया था। यहाँ मैं आया तो वहाँ का अगर काम कंपेयर करते हैं तो आधा काम भी मान लीजिए, आधे से भी कम मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको क्वालिटी ऑफ वर्क करना है, वहाँ पे आपको टारगेट अचीव करना रहता था, प्लस आपके काउंटर पे 100-200 लोग जो खड़े हैं उनको आप सर्व करना पड़ता था। अगर बैंक का मैनेजमेंट क्या कहता है कि अगर कस्टमर आपकी कंप्लेन करता है तो आप स्टाफ को मैं गलत मानता हूँ। अरे किस चीज़ के लिए आप गलत मानते हो, आप उसको जस्टिफाई करो, आप उसको चेक करो, इनकी इंक्वायरी करो कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो आप जो है स्टाफ गलत है, स्टाफ सही है। बैंक इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा ठीक है, बैंक से निकलना ही अच्छा है। इतना मैंने लेक्चर दिया, उसमें सबसे आपके लिए सबसे काम का चीज़ ये है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उसका आप सिलेबस उठा के देख लीजिए। आप अपने आप को जज करिए कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अंदर से आवाज़ ना की आती तो आप और कोशिश करिए, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं छोड़ दूंगा। मैं भी सीजीएल 20 से बाहर हुआ, 22 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 23 में हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं भी सोचता था ये मेरा नहीं निकलेगा, तो टॉपर लोग अलग आते हैं। कौन से टॉपर अलग आते हैं, उन टॉपर में मैं भी एक, ऐसा नहीं है ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊं, ऑल इंडिया रैंक 1000 लाऊं, उससे मैटर नहीं करता है। उसी प्लेस पे वो बैठे हैं, उसी प्लेस पे मैं बैठा हूँ, ये मैटर करता है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस के बाद आपको एक सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ना है, ना कि जैसे आपके रीजनिंग उठा लिया तो रीजनिंग के नहीं कि मैंने इन टीचर से भी पढ़ रहा हूँ, इनसे भी पढ़ रहा हूँ, इनसे भी नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको एक टीचर को पकड़ना है, उन्हीं से आपको पढ़ना है। क्या होगा कि जब आप एक टीचर पकड़ोगे तो उसका आपका फ्लो मेंटेन होगा कि आप वो चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं तो आप चैप्टर 1 का आप प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 2 का आप प्रैक्टिस करोगे। रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस अच्छे से आपकी हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगा। इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा है, इंग्लिश सबसे आसान होता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। मुझे भी इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135 मिले थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे तैयारी करना है इंग्लिश के लिए। सबसे पहले आप 10 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, सीजीएल का हो, स्टेनो का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, सारा आप कंपाइल करिए। आजकल तो कंपाइल्ड बुक भी मार्केट में आ गई हैं, उसको आप बुक ले लीजिए, वहाँ से आप वोकैब पूरी रट डालिए। रटेंगे क्या सेंस ये है कि आप जब बार बार पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, रूट वर्ड के हिसाब से आप पढ़िए, वोकैब आपके क्लियर हो जाएगी। दूसरा जो ग्रामर होता है, ग्रामर के लिए आप नीतू सिंह मैम हैं, उनका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ले लीजिए, उससे पढ़िए। अगर आपको उनका भी नहीं समझ में आ रहा, उनका तो बाइलिंगुअल नोट्स भी आता है जो कि इंग्लिश में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स होता है, उसको आप ले सकते हैं, बुक बहुत अच्छी आती है। बेसिक क्लास 1 से लेकर के होता है, उसको आप पढ़ाई कर सकते हैं, उससे आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। नीतू सिंह मैम के अगर आपका नहीं समझ में आ रहा, आपका अमन वशिष्ठ सर का पढ़ लीजिए, रानी मैम के पढ़ लीजिए। इंग्लिश के लिए आपका ये हो गया। बात आती है मैथ की। मैथ के लिए आपको अब्बास सैनी सर हैं, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। गगन प्रताप हैं, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। राकेश यादव सर हैं। मतलब किसी की भी क्लासेज, पेड क्लासेज ले लीजिए, बुक ले लीजिए, लेकिन लेना आपको एक ही फैकल्टी का है।
ये नहीं कि आप गगन प्रताप भी ले लिया, अब्बास सैनी भी ले लिया, राकेश यादव भी ले लिया, तीनों नहीं लेना आपको, आपको एक ही लेना है। जो आप एक लेंगे तो उससे आप लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो आपका क्लियर होगा, वो चीज़ क्लियर होगी। अब बात आती है जीएस की। जीएस में जो कि सबसे बहुत ही बोरिंग लगता है और सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत करने वाला सब्जेक्ट है, स्कोर करने वाला। जीएस के लिए आपको पिनैकल की बुक आती है, पिनैकल की बुक आपको लेना है। पिनैकल की चैप्टर वाइज बुक आती है, उसको आप पूरा, इतनी मोटी सी होती है, उसको आपको पूरा रिवाइज करना है A to Z। 2 से 3 बार आप उसको पढ़ेंगे, उससे आपका क्लियर होगा। पिनैकल पढ़ने के पहले एक पतली सी बुक आती है ल्यूसेंट की, जीएस, उसको आप ले लीजिए। ल्यूसेंट को आप रिवाइज कर 2-3 बार आप नोट डाउन हाईलाइट करिए पेन से, उसको पढ़िए तो उसका आपको फायदा मिलेगा। ल्यूसेंट के बाद जो आपने पिनैकल पढ़ा, पिनैकल के बाद आपको करंट अफेयर की बात आती है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। उसके लिए आप डॉक्टर बिपिन गोयल या डॉक्टर गौरव गर्ग का आप मंथली आता है टॉप 300 MCQ क्वेश्चंस, उसको आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, उनके टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, पेड नहीं होता, फ्री होता है। उसको आप ले लिए, उसको पढ़िए, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जीएस कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कहीं से भी, तो आप पिनैकल और ल्यूसेंट, उसके अलावा अमन श्रीवास्तव सर है, SSC लैब कोचिंग है, उनका आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे, वो डेली आपको फ्री में पढ़ाते हैं, उनका आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उनके चैनल पे द हिंदू का वोकैब भी वर्का मैम पढ़ाते हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो। मतलब वो जो पढ़ाते हैं ना, एकदम सटीक पॉइंट रहता है, आपके एकदम दिमाग में पूरा भर जाता है। आपको दोबारा से मतलब एक बार रिवाइज करना है, प्रेशराइज नहीं करना। तो आपका जीएस भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया, मैथ भी हो गया। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, इतना आपको पढ़ना है। दूसरा सबसे अहम बात है कि आपको स्कोर आपका कैसे आ रहा है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, लेवल कैसे चेक करेंगे। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज कर लीजिए। मॉक में आपके PYQ मॉक अलग होते हैं, पास प्रो, और नॉर्मल मॉक अलग होते हैं, उसको आप ले लीजिए। उससे आप मॉक देते रहिए, आपका स्कोर आता रहेगा। जब आप मॉक देंगे तो मान लीजिए आपकी आधी तैयारी हो गई, तो ये नहीं कि आप सिलेबस पूरा करिए फिर आप मॉक दीजिए। मॉक देना स्टार्ट कर दिए आधे सिलेबस से। जब आपका स्कोर रहेगा, स्कोर को आप नोट डाउन करिए, फिर आप नेक्स्ट वीक में जो आप मॉक देंगे तो आप रीअटेम्प्ट उसी मॉक को करिए। पहले जो आपने मॉक दिया उसका स्कोर देखा, जो उसमें प्रॉब्लम्स आई वो आप नोट डाउन करिए डायरी पेन में, फिर आप दोबारा रीअटेम्प्ट करिए उसी मॉक को। तो वहाँ पे आपने जो डायरी में नोट किया था उसको, सॉल्यूशन को आप, उस फार्मूला को आप अप्लाई करिए, रीजनिंग हो या मैथ हो। तो उससे आप जब रीअटेम्प्ट करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। स्कोर बढ़ेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा स्कोर पहले 100 नंबर था, अब 120 हुआ, 130 हुआ, 140 हुआ। ऐसे ऐसे धीरे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, तो वहाँ पे आपको मॉक का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपको मॉक सबसे ज़्यादा देने हैं। मान के चलिए कि आपको 100 से 150 मॉक आपको देने हैं। अगर आपको फाइनल टॉप पोस्ट चाहिए तो 4600 ग्रेड पे लेवल 7 की जॉब चाहिए, तो अगर आप 100-150 मॉक आप दे लेंगे, उसमें से अगर आप 50 भी आप रीअटेम्प्ट कर देंगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है। टॉपर हो सकता है आप ही हो, आपको ये नहीं पता होगा कि आप टॉपर हो सकता है, आप ही टॉप कर जाओगे। तो ये रही आपकी सीजीएल की तैयारी। दूसरा, कैसे करें ये तैयारी, और दूसरा इसके आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, वो प्रॉब्लम से आपको कैसे बचना है। प्रॉब्लम ये सोशल मीडिया। आजकल क्या है कि मैं भी हूँ, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आजकल और इंस्टाग्राम पे रील्स चली हुई हैं। आपको रील्स नहीं देखना है, आपको पढ़ाई करना है। आपको दिक्कत हो रही है, आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए। आपको मान लीजिए बोर हो रहे हैं पढ़ाई करने में, आप 45 मिनट पढ़िए, 10 मिनट आप कोई सॉन्ग सुन लीजिए, कोई मोटिवेशन लेक्चर सुन लीजिए। बहुत सारे मोटिवेशन स्पीच आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, उससे आपका माइंड थोड़ा एक्टिव होगा। कोई आप सक्सेस स्टोरी देख लीजिए, उससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अभी मैं पढ़ रहा था, इसकी स्टोरी देखा, इतना पढ़ता था, मैं भी लो पढ़ाई करता हूँ। आपको रील्स नहीं देखनी है, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें आप अनइंस्टॉल कर दिए 4-6 महीने के लिए, तो आप सिलेक्शन कोई नहीं रुक पाएगा। अगर ये चीज़ें हैं तो आप 10 मिनट पढ़ोगे, 20 मिनट आप रील्स स्क्रॉल करते रहोगे, उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ये गाइडेंस, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई और लोगों के साथ हुई। तो जो हमें 2 साल 1 साल दे रहे हैं, वो चीज़ें हम 6 महीने में रिकवर कर लेंगे पढ़ाई के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब मैं अपनी बातें यहीं तक समाप्त करता हूँ, और जो है जोश टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और मैं आशा करूँगा कि आप लोग भी सिलेक्शन लेकर के इस मंच पे आएंगे